हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हैवलूस पर। भौतिक संरचना या भौगोलिक स्थिति के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत पहले वीडियो में हमने सामान्य परिचय देखा था, यानी कि पूरी विस्तृत जो जानकारी थी वो हमने देखा था किसके बारे में, मध्य प्रदेश के इन पठारों के बारे में। दूसरे नंबर का वीडियो हमारा आया था, उसमें हम देखा था पहले नंबर में आपका मध्य भरत पठार। मध्य भरत पठार एक पठार हमारा समाप्त हो गया और अब शुरू होता है आपका कौन सा, मालवा का पठार। मालवा के पठार के बारे में क्या विशेषता है, क्या भौगोलिक स्थिति है, किन किन जिलों में इसका विस्तार है, कौन सा वन क्षेत्र ज्यादा है, कहां पर कम है, कहां पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, इसके बारे में विस्तृत रूप से हम अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहले हम किसके बारे में, मालवा पठार। तो मालवा पठार की स्थिति देखिए पहले। मालवा पठार मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित है। पहला पॉइंट ये हुआ, ये दिशाओं के बारे में हमेशा बताता हूँ, ये उत्तर है, ये दक्षिण है और उसके साथ में ही ये आपके पूर्व है और पूर्व के बाद में ये कौन सा है, पश्चिम है। तो मालवा का पठार है वो मध्य प्रदेश के किस भाग में मौजूद है, पश्चिम। तो ये जो क्षेत्र पड़ रहा है आपका, ये मालवा पठार का है, ये आपका किस में आता है, पश्चिम के अंतर्गत। क्लियर है, यहाँ तक दिशा हुआ है आपकी पश्चिम। मालवा पठार का ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो वो पूछे तो बता देना मालवा का पठार। अगर मध्य प्रदेश में पूछे कि सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है, तो मध्य उच्च क्षेत्र, जो मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था, वो वहां से इस प्रकार जैसा प्रश्न पूछे वैसा बता देना। अगर तीन मुख्य जो हमने विभाजित किया था उसमें पूछता है तो मध्य उच्च क्षेत्र आ जाएगा, या फिर स्पेशली पठार के अंतर्गत क्वेश्चन आता है तो यह से बता देना है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो वो आपका होगा मालवा का पठार। और मालवा का पठार सबसे बड़ा इसलिए क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 88,222 किलोमीटर। 88,222 किलोमीटर स्क्वायर का इसका क्षेत्र है, जो मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग को कवर करता है। और उसके साथ में ही ये विशेषता है कि ये मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है, तो ये लगभग मध्य प्रदेश के 28.6% भूभाग पर फैला हुआ है। तो ये हुआ इसके बारे में इंट्रोडक्शन। मालवा का पठार मध्य प्रदेश के पश्चिम दिशा में। मालवा का पठार का कुल क्षेत्रफल 88,222 किलोमीटर, जिसके कारण क्या है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार मालवा का पठार। मालवा के पठार का जो क्षेत्रफल है परसेंटेज में बताइए तो 28.6%। यहाँ तक हुआ। मालवा पठार का नामकरण किसने किया, तो मालवा पठार का नामकरण ओलिकर वंश के शासकों ने कराया था। ओलिकर वंश के शासकों के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है आपका प्राचीन इतिहास, उसमें बताया था कि कहां किस क्षेत्र में मालवा का जो क्षेत्र पड़ता वहां पर उन्होंने शासन किया था, कि ओलिकर वंश के राजाओं का शासनकाल कहां हुआ था। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा ओलिकर वंश शासक कौन थे। ओलिकर वंश के शासकों के द्वारा किस पठार का नामकरण किया गया, तो मालवा के पठार का नामकरण ओलिकर शासकों ने किया था। निर्माण की अगर मैं बात करता हूं कि मालवा पठार का निर्माण किसके कारण हुआ था, तो मालवा पठार का जो निर्माण हो बेसाल चट्टान के टूटने से होता है। ये चट्टान का एक प्रकार है, उसका नाम क्या है, बेसाल चट्टान। और बेसाल चट्टान के साथ में ही और एक प्रक्रिया हुई है, कौन सी, ज्वालामुखी लावा। ज्वालामुखी क्या होता है, तीव्र गति के साथ में भूकंप, आपका जो भूमि का जो केंद्र होता है उस भूमि से क्या होता है, ज्यादा मात्रा में राख, धुआं और आपका जलता हुआ एक तरीके से जो मटेरियल है वो बाहर आता है, जिसके कारण उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसे ज्वालामुखी कहा जाता है। तो ज्वालामुखी का जो लावा है वो क्या हुआ, उससे ही किसका निर्माण हुआ है, मालवा के पठार का। तो नामकरण ओलिकर वंश के शासकों के द्वारा, निर्माण किससे हुआ, बेसाल चट्टान के टूटने से और ज्वालामुखी लावा से, इसके कारण इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ। अब मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, मिट्टी के बारे में, कि मालवा के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो मालवा के पठार में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी का जो निर्माण होता है वो किस चट्टान के टूटने से होता है, वो होता है आपका बेसाल चट्टान के टूटने से। तो अब चीजें यहां तक समझ में आ रही है। तो पहले तो आपने निर्माण किससे करवाया, बेसाल चट्टान से, और बेसाल चट्टान के टूटने से ही किसका निर्माण हुआ है, बेसाल चट्टान के टूटने से ही आपकी काली मिट्टी का निर्माण होगा। और यह प्रक्रिया आगे की ओर जाएगी और काली मिट्टी का निर्माण यहाँ पर होगा किससे, बेसाल चट्टान से। और मध्य प्रदेश और मालवा के पठार में सर्वाधिक मात्रा में जो मिट्टी पाई जाएगी वो कौन सी है, काली मिट्टी। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर इस प्रकार बन गया है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी पाई जाती है। और मध्य प्रदेश के साथ साथ मालवा के पठार में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो वो भी आपकी काली मिट्टी हो गया यहाँ तक। अब उसके साथ में काली मिट्टी का अन्य नाम बताओ, कपासी मिट्टी, और उसके साथ में रेगुर मिट्टी। कपासी मिट्टी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कपास का उत्पादन ज्यादा मात्रा में होता है। गहरी काली मिट्टी, इसके तीन प्रकार देखेंगे और जो मिट्टियों का सीरीज है क्या है, उसके साथ में से किस नाम से जाना जाता है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। औसत वर्षा की बात करते हैं तो 75 से 125, ठीक है। अभी मध्य भारत का पठार पड़ा था तो वो एवरेजिंग 75 सेंटीमीटर पर ईयर थी, लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजेस है। यहाँ 75 सेंटीमीटर से शुरुआत हो रही है और 125 सेंटीमीटर वर्षा प्रति वर्ष के अनुरूप हो रही है।
तो यहाँ तक हुआ। निर्माण किससे हुआ? ज्वालामुखी लावा और बेसाल्ट चट्टान के टूटने से। ज्वालामुखी लावा हुआ, बेसाल्ट चट्टान के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? काली कपासी मिट्टी या फिर रेगुल मिट्टी के नाम से। और मध्य प्रदेश और आपके मालवा पठार में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी जो है उसमें कपास का उत्पादन ज्यादा मात्रा में होता है, सोयाबीन का उत्पादन ज्यादा होता है। औसत वर्षा की बात की हमने तो 75 से आपका 125 सेंटीमीटर प्रति साल वर्ष इतनी वर्षा होती है यहाँ पर। अब काली मिट्टी है तो इसमें प्रमुख फसल कौन कौन सी होगी वो देखिए यहाँ पर। सोयाबीन, गेहूं, कपास, दलहन और तिलहन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, क्योंकि मालवा का जो पठार है ना, ये मुख्य रूप से क्या करता है, जो रबी और खरीफ की फसल का उत्पादन करता है। तो उसमें रबी की फसल में मुख्य रूप से गेहूं का उत्पादन करता है और खरीफ की फसल में किसका? आपके कपास के साथ में सोयाबीन। तो सोयाबीन प्रमुख रूप से रहेगा। तो सोयाबीन, गेहूं, उसके साथ में कपास, कपास के साथ में दलहन, मतलब जितनी भी दालें हैं आपकी तुअर दाल हो गई है, उसके साथ में जिसे अरहर के नाम से भी जाना जाता है, उड़द, मसूर, आपका मसूर जो भी है, उसके साथ में क्या है आपका तिलहन, तेल निकालने वाली फसलें। तेल निकालने वाली फसलें मतलब आपका कौन? ये आपका मूंगफली हो गया है, सरसों हो गया है, इनसे क्या होता है? तेल निकलता है। तो यहाँ पर और मुख्य रूप से क्या? सोयाबीन। सोयाबीन भी किसमें आता है? इससे भी तेल निकालते हैं। तो प्रमुख फसल हो गई यहाँ पर सोयाबीन, गेहूं, कपास, दलहन और तिलहन, ये प्रमुख फसल। देश का 75% सोयाबीन का उत्पादन कौन सा पठार करता है? तो देश का 75% सोयाबीन का उत्पादन मालवा का पठार करता है। मालवा के पठार में सर्वाधिक मात्रा में सोयाबीन का उत्पादन होता है, 75% पूरे देश में होता है, जिसके कारण क्या हुआ? मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है या सोयाबीन प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो सोया स्टेट कौन है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश 75% क्या करता है? सोयाबीन का उत्पादन करता है। यहाँ तक हुआ। अब उसके साथ में गेहूं प्रमुख रूप से है, तो गेहूं उत्पादन होता है। तो अन्न, गेहूं का क्या बोलते हैं? अन्न भंडार या फिर रोटी की डलिया। किस पठार को कहा जाता है? मालवा के पठार को। गेहूं का अन्न भंडार या फिर आपका किसकी बात कर रहे हैं आप? मालवा का जो पठार है उसके को ही क्या बोले आपने? रोटी की डलिया। तो रोटी की डलिया या पर अन्न भंडार किसे कहा जाता है? मालवा के पठार को कहा जाता है। यह ज्यादा मात्रा में क्या होता है? फसल का उत्पादन होता है। मिट्टी के बाद प्रमुख फसल देखिए सोयाबीन, गेहूं, कपास, दलहन, तिलहन। 75% सोयाबीन का उत्पादन अकेला मालवा का पठार पूरे देश में सोया स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश जाना जाएगा। उसके साथ में गेहूं क्या है? गेहूं उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है, जिसके कारण क्या इस क्षेत्र में इसे कहा जाता है। देखिए होशंगाबाद का भी आपके नाम में आपका आ रहा होगा, लेकिन होशंगाबाद आपका है वो, उसको भी हम देखेंगे, वो स्पेशली आप मध्य प्रदेश का संदर्भ है। लेकिन यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ? यहाँ पर मैं पठार की बात कर रहा हूँ, जबकि होशंगाबाद का एक जिला है। तो जिले क्यों लेके मैं अभी यहाँ नहीं चल रहा हूँ, मैं किसको लेके चल रहा हूँ? पठार को। तो पठार से संबंधित प्रश्न जो बना है, तो गेहूं का अन्न भंडार या फिर क्या रोटी की डलिया किससे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपके मालवा के पठार को। अब बात करते हैं मालवा के पठार में नदियों के बारे में। नदियों का मायका किसे कहा जाता है? मालवा के पठार को कहा जाता है। नदियों का मायका मध्य प्रदेश को भी कहा जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में नदियों का मायका किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में नदियों का मायका आपके मालवा के पठार को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अधिकांश मात्रा में यहाँ पर क्या होती है? नदियों का उद्गम होता है। कौन सी? चंबल, शिप्रा, सिंध, काली सिंध, पार्वती, बेतवा, ये सब नदियां हैं। इनका उद्गम कहां से होता है? इनका उद्गम होता है आपके मालवा के पठार से। अपवाद तंत्र मैंने डिटेल में पढ़ाया है आपको, अलग अलग नदियां जितनी भी लिखी है, इससे कहीं ज्यादा नदियां मैंने वहां पर आपको बताई। करीबन 30 से 35 नदियां मैंने वहां पर आपको वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर नदियों का मायका होगा कौन? मालवा का पठार। और मालवा का पठार में ही आपका चंबल, पार्वती, सिंध, काली सिंध, बेतवा, और बेतवा के साथ में ही कौन सी नदी आपकी? ये पार्वती और सिंध, इनका उद्गम होता है। अब नदियों का मायका बोल दिया, नदियों का उद्गम भी कर दिया, तो नदियों का अपोहा तंत्र कितने भागों में बटा होगा? 2 भागों में बटा होगा। अपोहा तंत्र मैंने समझाया था कि नदियों का एक जाल होता है, जिसमें एक नदी जाके दूसरी नदी में मिल जाती है और अपना जल उसको दे देती है। तो 2 प्रकार का अपोहा तंत्र होगा इसमें। एक पहला कौन सा? यमुना नदी। यमुना नदी अपोहा तंत्र। और दूसरा कौन सा है? अरब सागर। तो अरब सागर अपोहा तंत्र और यमुना नदी अपोहा तंत्र किस पठार का भाग है? तो यमुना नदी अपोहा तंत्र और अरब सागर का जो आपका प्रायद्वीप आपका जो क्षेत्र पड़ता है, ठीक है, वो अपोहा तंत्र आपका मालवा के पठार का। क्यों? यमुना नदी का क्या संबंध है? यमुना नदी का यह संबंध है कि ये जो नदियां है ना आपका चंबल, सिंध, केन, बेतवा, चंबल, सिंध, केन, बेतवा, ये सभी की सभी नदियां हैं, अपना जल लेके किस में चली जाती है? यमुना में। और यमुना से कहां पहुंच जाता है? गंगा में। इसलिए गंगा अपोहा तंत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपोहा तंत्र है। लेकिन मालवा पठार के अंतर्गत 2 अपोहा तंत्र है, जिसमें यमुना अपोहा तंत्र और एक अरब सागर या खंभा की खाड़ी अपोहा तंत्र आता है। और यमुना अपोहा तंत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन आता है? तो चंबल, चंबल के साथ में बेतवा, केन और उसके साथ में सिंध। ये इसके पहले की नदियों को देखें आप, शिप्रा, सिंध, शिप्रा, काली सिंध और आपकी पार्वती, ये सब जाके किससे मिल जाती? तीनों नदियां ये मिल जाती है चंबल में।
और यहाँ पर सिंध की बात करते हैं तो सिंध तो डायरेक्ट मिल रही है किसमें, यमुना में। केन की बात करते हैं तो वो पन्ना छतरपुर से होते हुए आपका किसमें, यमुना क्षेत्र में मिल जाएगी। और उसके साथ में बेतवा आपका जो आपका कंचन घाट है और से होते ही ओरछा निवाड़ी से होते हुए आपका कहाँ मिल जाती है, तो वो भी आपकी यमुना नदी मिल जाती है। अब मैं बात कर रहा हूँ किसके, अरब सागर के अफवाह तंत्र की। तो अरब सागर का जो अफवाह तंत्र है इसके अंतर्गत जो नदियों का जल है वो प्रमुख रूप से कौन कौन सी का जाएगा, तो उसमें जाएगा एक नर्मदा का, दूसरा ताप्ती का और तीसरा होगा आपका किसका, माही नदी का। तो नर्मदा, ताप्ती और माही नदी का यहाँ पर क्या होगा, जल यहाँ पर जाने का कार्य। ये हमने देखा किसके बारे में, ये नदियों के अफवाह तंत्र या फिर उप अफवाह तंत्र के बारे में हमने देखा है। अब बात आती है आपके मालवा पठार के ढाल की, क्योंकि ये नदियां हैं वो सबके सब कहाँ से उद्गमित हुई है, वो ही है आपके किसर, मालवा के पठार से। तो मालवा का पठार का जो ढाल है वो किधर है वो देखना है। तो मालवा पठार का अगर ढाल जाए तो मुख्य रूप से उत्तर की ओर है, जिससे नदियां होती है वो किधर मिल जाती है, यमुना नदी में। उत्तर की ओर मतलब ये जो क्षेत्र है, अब इसको इस खड़ी स्लाइड में रखा, जब इसको आप आड़ा करेंगे ना तो ये उत्तर दिशा आपका किधर होगा, मतलब इसका जो झुकाव होगा वो किस दिशा की ओर होगा, उत्तर की ओर होगा। तो उत्तर की ओर होगा तभी तो क्या होगा, ये जो नदियां हैं वो सबके सब घूमती हुई किधर जाएंगी, वो आपकी जाएंगी चंबल में। और चंबल से बहुत सारी नदियां हैं, वो चंबल खुद किस में चली जाएगी, यमुना में। उसके बाद ये सिंध है, आपकी बेतवा है, ये सबके सब नदियां किस में जाएंगी, तो ये चली जाएंगी आपकी यमुना में। तो अगर पूछता है कि मालवा पठार का ढाल किधर है, तो मालवा पठार का ढाल है वो उत्तर की ओर है, जिसके कारण नदियां हैं वो आपकी यमुना में मिल जाती। मालवा की गंगा किसे कहते हैं, तो ये पॉइंट पहले भी मैं बता चुका हूँ कि मालवा की गंगा सिप्रा कहा जाता है। इसका एक ऐतिहासिक महत्व है और यहीं पर आपका महाकालेश्वर मंदिर है, और प्रसिद्ध शहर उज्जैन आपका वो भी सिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। ये हुआ नदियों के बारे में संपूर्ण जानकारी हमने देख ली। अब वन भूमि के बारे में चर्चा करते हैं, किसकी, मालवा पठार की। तो वन भूमि की अगर मैं बात कर, वन भूमि जो 40% भूभाग पर है, कहां पर, मालवा के पठार। तो मालवा का जो ये पठार इतना क्षेत्र है ना, इसके 40% भूभाग पर क्या है, वन है। और ये जो मालवा का पठार है खासा बड़ा है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है, तो इसके कारण इसे पूर्वी मालवा पठार के नाम से भी जाना जाता है, और पश्चिम, मतलब दो भागों में डिवाइड किया। ये वाला जो है ये पूर्वी मालवा के अंतर्गत आ जाएगा, और ये आएगा वो पश्चिम मालवा पठार के अंतर्गत आ जाएगा। जो पूर्वी मालवा पठार, इसमें साल, सागौन और शीशम के वृक्ष पाए जाएंगे। ये वाला जो क्षेत्र पड़ेगा ना आपका, ये भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़ वाला, इसके अंतर्गत सागर का जो क्षेत्र लगेगा, वहाँ पर साल, सागौन और शीशम के वृक्ष प्रमुख रूप से पाए जाएंगे। जबकि जो पश्चिम मालवा उसमें सबसे कम वन पाए जाएंगे। सबसे कम वन के बारे में मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश में सबसे कम वन आपका उज्जैन, शाजापुर और रतलाम क्षेत्र में है। तो ये किधर आता है, ये इधर आता है पश्चिम मालवा के अंतर्गत। तो पश्चिम मालवा के अंतर्गत ही क्या होगा, सबसे कम वन पाए जाएंगे। वह क्लियर, यहाँ पर 40% वन भूमि है मालवा पठार में, और दो भाग है इसके, पूर्वी मालवा और पश्चिम मालवा। पश्चिम मालवा में क्या है, सबसे कम वन है, जबकि पूर्वी मालवा में क्या है, साल, सागौन और शीशम के वृक्ष प्रमुखता से पाए जाएंगे। मालवा पठार की औसत ऊंचाई कितनी है, 500 मीटर की। इसके पहले मध्य भारत का जो पठार पड़ा था उसकी ऊंचाई कितनी देखी थी, उसकी भी 500 मीटर देखी थी। लेकिन यहाँ पर अब ये भी ध्यान रखना है कि मालवा पठार और मध्य भारत दोनों पठार है, उनकी ऊंचाई कितनी है, तो वो 500 मीटर है। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सिगार है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 881 मीटर। तो मालवा पठार के बारे में मैंने बता दिया था, किसके अंतर्गत, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत देखा था कि मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, सिगार थी। और सिगार किसके अंतर्गत आती है, विंध्य रेंज के अंतर्गत आती है। और ये जो जिला पड़ता है, ये पड़ता है आपका इंदौर, और 881 मीटर किसकी ऊंचाई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। मालवा पठार की सबसे ऊंची, मालवा पठार की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं सतपुड़ा, धूपगढ़ की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ मालवा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, जो इंदौर के अंतर्गत ये आपका चोटी आएगी। तो मालवा है, तो मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, सिगार, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 881 मीटर। किस जिले में आती है, इंदौर में आता है। और वही मालवा पठार में अगर हम आगे जाते हैं तो एक मिलती है हमें कौन सी, जाना पावा। और जाना पावा जो है वो आपके कितना है, 554 मीटर ऊंची है। जाना पावा की जो पहाड़ी है, ये जाना पावा जो क्षेत्र है, यहीं से किसकी नदी का उद्गम होता है, चंबल नदी का उद्गम भी यहीं से होता है। लेकिन उसके साथ में, चंबल नदी के साथ में एक और नदी आती है आपकी, कौन सी, ये गंभीर नदी। और गंभीर नदी की जो है, इसका उद्गम किससे होता है, यशवंत सागर झील से। तो एक झील का नाम अगर पूछता है यहाँ पर, मतलब यहीं पे गंभीर नदी पर ही क्या बनाएगा, यशवंत सागर झील बनी हुई है। तालाब है आपका, बड़ी मात्रा में बड़ा क्षेत्र के लिए धारण किए हुए, कौन सा आपका, वो आपका यशवंत सागर, जो इंदौर जिले में पड़ता है। तो ये इंदौर जिले के अंतर्गत यशवंत सागर जो बना है ना आपका, वो आपका किसके अंतर्गत है, वो आपका गंभीर नदी के जल से निर्मित है। तो जाना पावा आया समझ में। जाना पावा मालवा पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, 854 मीटर की इसकी ऊंचाई है। और यही से गंभीर नदी का उद्गम होता है, और इस गंभीर नदी के जल से ही क्या है, यशवंत सागर डैम आपका इंदौर में जल आपूर्ति करने का कार्य करता है। धाजारी के बारे में बता दिया था, 810 मीटर है। और आपका एक और देखा था हमने, कौन सा, गोमनपुरी। तो गोमनपुरी की ऊंचाई कितनी है, तो वो आपका 510 मीटर है। मालवा पठार की औसत ऊंचाई
500 मीटर। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार, कितनी? 881 मीटर। कहाँ पे? इंदौर में। जाना पावा की पहाड़ी कहाँ पर है? वही चंबल, वो इंदौर वाला क्षेत्र है। यहीं से गंभीर नदी का उद्गम होगा और यहीं यशवंत सागर झील आपको देखने को मिलेगी इंदौर के आसपास। उसके बाद अगर बात करता हूँ किसकी, ध्वजारी चोटी, तो ये कितना 810 मीटर है और उसके साथ में आता है गोमनपुरी, तो ये कितना 510 मीटर है इसकी ऊंचाई है। अब जलवायु की बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जलवायु कैसी है। समशीतोष्ण जलवायु है। जिस प्रकार से मध्य भारत पठार की जलवायु आपने कैसी देखी थी, उष्ण कटिबंधीय देखी थी, गर्म देखी थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, समशीतोष्ण, ना ज्यादा ठंडी ना ही ज्यादा गर्म। तो ये जो जलवायु है मालवा की, तो मालवा की जलवायु एक तरीके से एवरेजिंग है, ना ज्यादा ठंड पड़ती ना ही गर्मी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर एक तरीके से बीच वाली अवस्था मौजूद होती है। तो समशीतोष्ण जलवायु मौजूद है, जिसके कारण एक यात्री आया था, कौन सा, फाहियान। और फाहियान कहाँ का यात्री है? चीन का यात्री है। चीन की यात्रा करते समय वो जब चीन से जब आ रहा था, कहाँ पर, भारत यात्रा के दौरान, तो वो मध्य प्रदेश के मालवा पठार के अंतर्गत भी आया था। और उसने क्या बताया कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कौन सी है, तो विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु आपके मालवा के पठार की है। अब चीनी व्यक्ति ने कहा, यहाँ पर चीनी यात्री फाहियान, जिसने मालवा पठार की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु की संज्ञा यहाँ पर दी है। क्यों दी है? इसका कारण यह है कि मई का महीना आता है तो यह अधिकतम 40 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, 40 से 45 हो जाता है। और दिसंबर महीना जो ठंडा रहता है सबसे, वहां पर कितना, 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मतलब गर्मी में ना तो ज्यादा ऊपर जाएगा, 45 तक नहीं आएगा, और उसके साथ में ज्यादा ही ठंड पड़ेगी। तो ठंड में भी क्या होगा, वह आपका 1-2 डिग्री सेल्सियस या माइनस तक नहीं जाता। कितना जाता है? 10 से 12 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक हुआ क्लियर। अब आगे हम देखते हैं, और ये जलवायु को प्रभावित करने वाली जो रेखा है वो कौन सी है? कर्क रेखा। तो इसके कर्क रेखा के बारे में देखेंगे। जलवायु कैसी है? समशीतोष्ण, चीनी यात्री फाहियान। जलवायु कैसे बताया? विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहाँ की? मालवा पठार की। क्यों? ये कारण है कि मई में 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, जबकि आपका जो होता है दिसंबर में, वहां पर 10 से 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, देखता हूं कर्क रेखा। कर्क रेखा की अगर हम बात करते हैं तो मालवा पठार के मध्य से होकर गुजरती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि किस पठार के मध्य से होकर गुजरती है। तो मालवा पठार जो सबसे बड़ा, उसके मध्य से होकर जो गुजरती है। और मालवा पठार के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो मालवा पठार के 9 जिलों से होकर गुजरती है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे यहाँ पर कि ये तो कर्क रेखा तो 14 जिलों से होकर गुजरती है। हाँ, वो 14 जिलों से भी होकर गुजरती है, लेकिन मैं यहाँ पर पॉइंट किसके बारे में बता रहा हूँ? मालवा पठार का, क्योंकि स्पेशली मालवा का पठार है। तो मालवा पठार के अंतर्गत हम देख रहे हैं, तो मालवा पठार के अंतर्गत जो 9 जिले आते हैं, उन 9 जिलों से होकर क्या होती है? कर्क रेखा होकर गुजरती है। मतलब सबसे ज्यादा, अब 14 जिले हैं मध्य प्रदेश के जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब कर्क रेखा क्या है? भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर आपका कितना है? 23.5 डिग्री के ऊपर जो बनी हुई है आपकी, वो आपकी कर्क रेखा है। एक काल्पनिक रेखा होती है, और ये भारत के 8 राज्य, जबकि मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, और मालवा के पठार के 9 जिलों से होकर गुजरती है। अब वो 9 जिले कौन कौन सी, ये देख लीजिए आप लोग। रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा। रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, और आपका कौन सा जिला आता है? सागर। सागर है ना आपके बुंदेलखंड में भी आएगा, मध्य भारत पठार में भी आएगा, और मालवा के पठार में भी आएगा। ये बहुत खतरनाक जिला है। क्यों? क्योंकि इसकी सीमा खासी विस्तृत है, और ये बुंदेलखंड के अंतर्गत भी जाएगा, मध्य भारत पठार में भी जाएगा, थोड़ा अंश इसका मध्य भारत में, और बाकी आधा अंश जो है किस में जाएगा? वो आपके मालवा पठार में। तो रतलाम, उज्जैन, आगर, सागर। फिर पूरा भोपाल संभाग। भोपाल संभाग में कौन? भोपाल, सीहोर, विदिशा, राजगढ़, रायसेन। भोपाल, विदिशा, सीहोर, रायसेन, राजगढ़। यहां तक आया समझ में? कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। शुरुआत होती है कहां से? 14 जिले आपके उमरिया है, शहडोल है, जबलपुर है, कटनी है, दमोह है। उनके नाम मैंने यहाँ पर नहीं लिखे। किसके नहीं लिखे हैं? आपका एक तो कौन? उमरिया, एक शहडोल, कटनी, जबलपुर और दमोह। ये 5 जिलों के नाम मैंने नहीं लिखे हैं, क्योंकि ये किस में नहीं आते? ये मालवा के पठार में नहीं आते। जबकि मैंने 9 जिलों के नाम यहाँ पे लिखे हैं, जिसमें मैंने यहाँ पर रतलाम, उज्जैन, आगर, सागर, भोपाल, राजगढ़, विदिशा, रायसेन, सीहोर, ये 9 जिलों के नाम मैंने यहाँ पर लिखवाया। तो प्रश्न में जैसा पूछे वैसा बताना है, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज करने वाला कोई भी मामला नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जैसा प्रश्न पूछेगा उसके अकॉर्डिंग हमने आंसर बनाए हैं। अब आता है मालवा पठार के बारे में अगर बात करते हैं तो मालवा पठार कहाँ पर स्थित है? ये पश्चिम वाला क्षेत्र तो यहाँ पर तो देखा, लेकिन अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के मध्य मौजूद है। तो अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के मध्य में कैसे मौजूद हो गया, ये देख लीजिए। यहाँ पर ये आपका जो राजस्थान वाला क्षेत्र है ना, ये मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम से कौन सी श्रृंखला गई थी आपकी? ये अरावली पर्वत श्रृंखला गई थी। मतलब मध्य प्रदेश के जो मध्य पश्चिम वाला जो क्षेत्र से आपका पूर्वोत्तर भारत की ऊपर जा रही थी, वो कौन सी? विंध्याचल। तो ये विंध्याचल रेखा है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। और ये कौन सी है?
अरावली। और इन दोनों के बीच में अगर मैं बात करता हूं तो कौन सा पठार आ जाता है, इन दोनों के पठार बीच में आपका आ जाता है मालवा का पठार। तो क्वेश्चन भी आ जाता है कि मालवा का पठार किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में मौजूद है, तो ये आपका पर्वत श्रृंखला मौजूद रहेगा किसमें, अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के मध्य में। यहां तक क्लियर है। आगे देखिए अब यहाँ पर जो है आपके मालवा पठार की दो नदियां, मालवा पठार की नदियां कौन सी, नर्मदा और चंबल के मध्य जल विभाजक का कार्य आपका कौन सा पठार करता है, मालवा का पठार करता है। चंबल नदी और नर्मदा नदी ये दोनों के दोनों, देखिए चंबल नदी का तो उद्गम भी कहां से हो रहा है, मालवा के पठार से, लेकिन नर्मदा नदी है वो अमरकंटक से निकलती है, लेकिन उसका जो प्रवाह है वो आपका कहां होता है, वो आपका होता है रायसेन में होता है, सीहोर में होता है, देवास में होता है। इसके कारण क्या है, वो जो आपकी नदी का प्रवाह है वो मालवा पठार में भी हो रहा है। तो मालवा पठार की अगर मैं बात करता हूं तो नर्मदा नदी और चंबल नदी के मध्य जो जल विभाजक का कार्य करता है वो कौन करता है, वो आपका मालवा का पठार करता है। क्यों, क्योंकि मालवा के पठार का जो ये क्षेत्र है ना, कौन सा, ये वाला जो नीचे वाला क्षेत्र है, जो देवास है, रायसेन है, सीहोर है आपका, इस वाले क्षेत्र से नीचे की ओर कौन सी नदी बहती है, ये बहती है आपकी नर्मदा नदी। ये नदी है ना, ये कौन सी है, ये नर्मदा नदी है। ये नर्मदा नदी का प्रवाह यहाँ से हो रहा है तो ये नर्मदा नदी यहाँ जा रही है, और उसके साथ में ये ऊपर की ओर जाएंगे तो ये कौन सी नदी जाती है आपकी, ये चंबल नदी। और इनके बीच में जो पठारी क्षेत्र आ जाता है वो कौन सा है, मालवा का पठार है। तो सिंपल सा ये हो जाएगा कि नर्मदा और चंबल के मध्य जो जल विभाजक का कार्य करता है वो कौन करता है, तो वो आपका करता है मालवा का पठार। आगे बढ़ते हैं। अब एक और पॉइंट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, कौन सा, ये इस तरह से नर्मदा और गंगा के मध्य जल द्विभाजक का कार्य कौन सी पर्वत श्रृंखला करती है, तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला करती है। अब नर्मदा और गंगा के बीच में क्यों तुलना कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो नदी है आपकी, ये कौन सी है, ये नर्मदा है, ये नर्मदा नदी बह रही है आपकी यहाँ से, और उसके साथ में ही आपका कौन सा, ये इधर से कौन सी नदी बहते हुए आएगी, इधर से बहती हुई आ रही है आपकी कौन सी, गंगा नदी। तो ये जो पर्वत श्रृंखला है ना आपकी, मैंने बताया था इसकी रेंज भी लिखवाई थी कहाँ पर, दक्षिण उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है उसके साथ में आपका बिहार और आपका छोटा नागपुर के पठार तक जाती है। कौन सी रेंज, विंध्याचल रेंज। तो ये विंध्याचल रेंज क्या करती है, दोनों के जल को बाढ़ देती है, जिसके कारण क्या होगा, ये नर्मदा का जल नीचे की ओर और ये आपका गंगा का जो जल है ये किधर, उत्तर की ओर। मतलब ये आपका नर्मदा पश्चिम की ओर, जबकि आपकी जो गंगा है वो उत्तर की ओर बहेगी। जिसके कारण एक पॉइंट बनेगा यहाँ पर, ये बनेगा कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला किन दो नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है, तो नर्मदा और गंगा के मध्य जल विभाजक का कार्य करते हैं। इसके बाद ही मैंने पर्वत श्रृंखला जो पढ़ाई थी उसके अंतर्गत एक बताया था आपको, एक श्रेणी पड़ी थी विंध्याचल के अंतर्गत, एक भांडेर श्रेणी पड़ी थी और एक कैमूर श्रेणी पड़ी थी। तो भांडेर श्रेणी और कैमूर श्रेणी दोनों अलग अलग देखी थी, लेकिन इसमें कैमूर श्रेणी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि वो किन दो नदियों के मध्य विभाजक का कार्य करती है, गंगा और यमुना। गंगा और यमुना के बीच विभाजक का कार्य कौन सी श्रेणी करती है, कैमूर श्रेणी। ये आपका कैमूर श्रेणी सतना कटनी वाला जो क्षेत्र है यहाँ से कैमूर श्रेणी आती है। तो ये कैमूर श्रेणी है, ये यहाँ से कौन सी नदी आ रही है आपको उत्तर प्रदेश में, ये आपकी यमुना नदी आ रही है, और इसका जो रेंज है ये खासी फैली हुई है यहाँ पर। तो इन दोनों के बीच में देखिए, ये उधर का जो नदियाँ हैं वो जाके गंगा मिल गई, और इधर वाली जो नदी है वो किस में मिल गई, यमुना नदी में। इसके कारण ये जो बीच वाला जो पॉइंट है आपका कौन सा, कैमूर श्रेणी, ये क्या करेगी, ये करेगी गंगा नदी के जल का विभाजन अलग तरीके से और यमुना नदी के जल का विभाजन अलग प्रकार से। तो दो तीन चीजें यहाँ पर चीजें हुई, समाप्त हुई। किस प्रकार से कि एक तो आपका जो मालवा का पठार है वो दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य मौजूद है, जो अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के मध्य आता है। और अरावली और आपका विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से संबंधित अलग अलग पॉइंट हमने बनाए। मालवा का जो पठार है वो क्या करता है, वो नर्मदा और चंबल नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करता है, जबकि विंध्याचल पर्वत जो है वो क्या करता है, वो आपका नर्मदा और गंगा के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। जबकि आपका जो कौन सा क्षेत्र है, ये कैमूर श्रेणी, कैमूर श्रेणी क्या करता है, गंगा और यमुना के बीच में क्या करता है, विभाजन संबंधी कार्य करता है। यहाँ तक हमने देखा है। ये किसके बारे में पढ़ा हम लोगों ने, ये हमने पढ़ा है आपके क्षेत्र, कौन सा, ये क्षेत्र था आपका मालवा का पठार। अभी मालवा का पठार समाप्त नहीं हुआ है ना, क्योंकि ये सबसे बड़ा पठार है, उतने आसानी से और जल्दी समाप्त नहीं होगा। इसके बाद हम थोड़ा और देखेंगे कि कहाँ आ रहा है इसका क्षेत्र, कितने भाग है इसके, कौन कौन से जिले हैं। ये भी कर्क रेखा वाले जिले पढ़े हैं। इसके बाद कितने 17 से 18 जिले हम पढ़ने वाले हैं किसके, मालवा के पठार के अंतर्गत, तो वो भी देखना है हम लोगों को। मालवा के पठार के बारे में थोड़ा शोर देख लेते हैं। मालवा का पठार कहाँ है, मध्य प्रदेश के पश्चिम में है। कुल क्षेत्रफल 88,222 किलोमीटर, मध्य प्रदेश के 28.6% भूभाग पर फैला हुआ है। और क्या इसकी विशेषता यह है कि मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में मौजूद है। इसका नामकरण किसने किया, ओलिकर वंश के शासकों के द्वारा इसका नामकरण किया गया। अब मालवा के पठार के बारे में अगर बात करते हैं, निर्माण किससे हुआ, बेसाल चट्टान के टूटने से और ज्वालामुखी लावा के ठंडे से, और उसे बेसाल चट्टान है आपकी, तो उससे टूटने से किसका, काली मिट्टी का निर्माण हुआ। काली मिट्टी क्या करती है, काली मिट्टी काली होती है,
क्यों होती है? क्योंकि उसमें फेरस ऑक्साइड, जो आयरन ऑक्साइड वगैरह मौजूद होते हैं, इसके कारण होती है। तो काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? काली कपास, ये कच्चा आपका रेगुर मिट्टी के नाम से इसे जानते हैं। और ये क्या करती है? सर्वाधिक मात्रा में कपास उत्पादन में सहायता करती है। और मध्य प्रदेश में और उसके साथ में मालवा के पठार में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है कौन सी? काली कपासी मिट्टी। यहाँ तक हुआ था। औसत वर्षा की बात करता हूँ तो 75 से 125 सेंटीमीटर प्रति वर्ष यहाँ पर वर्षा होती है। नदियों का मायका किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में किसे कहा जाता है? वाटर शेड अलग पढ़ाया था मैंने, वाटर शेड अपने अमरकंटक, अनूपपुर से मिकाल पर्वत श्रेणी उसको बोला था। लेकिन यहाँ पर नदियों का मायका किसे बोला, वो प्रश्न चेंज हो जाएगा फिर, ठीक है। तो नदियों का मायका मालवा के पठार को कहा जाता है क्योंकि यहीं से क्या होता है? चंबल, शिप्रा, सिंध, काली सिंध, बेतवा, केन आदि नदियों का क्या होता है? उद्गम होता है। और यहाँ पर दो उप अपवाह तंत्र पाए जाएंगे। कौन कौन सा? एक यमुना उप अपवाह तंत्र और दूसरा है अरब सागर या खंबात खाड़ी अपवाह तंत्र। यमुना अपवाह तंत्र में क्या मिलेगा? चंबल मिलेगी, बेतवा मिलेगी और सिंध मिलेगी, केन मिलेगी। लेकिन उसके साथ में अरब सागर के अंतर्गत कौन आएगा? नर्मदा, ताप्ती और उसके साथ में माही नदी अपवाह तंत्र जाके मिल जाएगा। मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? शिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहते हैं। यहाँ तक हुआ। आगे अगर बात करते हैं ढाल, तो मालवा पठार का जो ढाल है वो उत्तर की ओर, जिसके कारण जो अधिकांश नदियाँ हैं वो आपका किधर जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। और कुछ है दक्षिण की ओर भी जाती है। वैसे तो ढाल तो इसका सब दूर मिलेगा आपको, क्योंकि ढलान जहाँ होगा नदियों का मार्ग वहीं पर निर्माण हो जाएगा। जैसे ये आपका ये क्षेत्र से अंतर्गत मेघाल श्रेणी से आपका जो निकलेगी आपका, वो कहाँ जाएगी? वो आपके महाराष्ट्र में जाएगी। इधर विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य बहेंगी कौन? नर्मदा, ताप्ती। ये है आपका। वन भूमि कितनी? 40% भूभाग पर वन है। दो भाग में बटे हुए, पूर्वी मालवा, पश्चिम मालवा। पूर्वी मालवा में साल, सागौन, शीशम के वृक्ष है, जबकि पश्चिम मालवा में उज्जैन और शाजापुर, रतलाम आते हैं, जहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में क्या है? वन पाए जाते हैं। औसत ऊंचाई की अगर बात करता हूं तो 500 मीटर यहाँ पर औसत ऊंचाई जाना पाओ की पहाड़ी मौजूद है। उसके साथ में ही एक पॉइंट सबसे पहले ये देखा था कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत मालवा का जो पठार है, उस मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो सिगार है, जो इंदौर के अंतर्गत आती है, 881 मीटर की। जाना पावा की पहाड़ी है 854 मीटर की। यहीं से चंबल नदी का भी उद्गम होता है, लेकिन गंभीर नदी का उद्गम भी होता है। गंभीर नदी के ऊपर ही क्या है आपका ये जसवंत सागर झील है, ठीक है। उसके साथ में आपका गोमन गिरी चोटी है, वो आप 510 है। उसके साथ में है धाजारी 810 मीटर, ये लिखा है आपका। जलवायु की बात करते हैं, समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। चीनी यात्री फायान आया था जिसने विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बोला है। क्यों? क्योंकि मई का टेम्परेचर यहाँ पर, ये उसने नहीं बोला था कि मई का टेम्परेचर इतना हो जाता है, ये तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि मई में अधिकतम कितना हो जाता है? 40 से 42 हो जाता है। ठंड के टाइम क्या होता है? कम हो जाता है, 10 से लेकर 12 तक, लेकिन इससे कम नहीं होता है। कर्क रेखा मालवा को पठार के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है और मध्य से 9 जिलों से होकर गुजरती है। नाम मैंने लिखवाए हैं, रतलाम, उज्जैन, अगर, सागर, उसके साथ में भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़ और सीहोर। अब बात कर रहा हूँ मैं किसकी? मालवा पठार की। तो मालवा पठार किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य मौजूद है? तो अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के मध्य मौजूद है। और ये जो मालवा का पठार है, ये चंबल और नर्मदा के बीच में क्या करता है? जल विभाजक का कार्य करता है। जबकि विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है वो क्या करती है? वो आपका दो क्षेत्रों में, नर्मदा और गंगा के अपवाह तंत्र में जल विभाजक का कार्य करती है। जबकि आगे आपका आता है कौन सा? कैमूर श्रेणी। तो कैमूर श्रेणी गंगा और यमुना के बीच में क्या करती है? विभाजन संबंधी कार्य करती है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा। मालवा के पठार के बारे में विस्तृत अध्ययन करने के बाद अब हम देखते हैं कि कुछ और फैक्ट है, कौन कौन सा क्षेत्र इसमें शामिल है, उसके बारे में हम विशेष रूप से यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो अब शुरू होता है आपका, लेकिन उसके पहले एक और पॉइंट आ गया है आपका, जो स्लाइड में रह गया था आपका। खनिज संपदा मालवा पठार में कैसी है? नगण्य। नगण्य मतलब बहुत कम है। क्यों? क्योंकि मालवा का पठार कैसा है? ये औद्योगिक प्रधान है, मतलब यहाँ पर उद्योगिक क्षेत्रों का विकास ज़्यादा हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र का विकास ज़्यादा हुआ है क्यों? क्योंकि इंदौर हो गया आपका, देवास हो गया, पीथमपुर हो गया है, भोपाल हो गया है आपका। उसी के साथ में ये जो आसपास के जो क्षेत्र पड़ते हैं, यहाँ पे क्या है? ज़्यादा मात्रा में इंडस्ट्री एरिया है। रतलाम मुख्य रूप से आपका, इन क्षेत्रों में ज़्यादा मात्रा में क्या है? उद्योग क्षेत्र ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर क्या है? खनिज नगण्य है, ये इसका कारण है। लेकिन आपका एक जिला है आपका, कौन सा? फर्स्ट आपका झाबुआ। झाबुआ में क्या है? एस्बेस्टोस और रॉक फॉस्फेट का क्या होता है? खनन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि झाबुआ में किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। दो खनिज मुख्य रूप से, एक रॉक फॉस्फेट है और दूसरा कौन सा है? एस्बेस्टोस है। रॉक फॉस्फेट है, इसके अगर उपयोग देखा जाए तो ये खाद वगैरह बनाने में किया जाता है, यूरिया वगैरह जो भी। और एस्बेस्टोस होता है, इसका उपयोग भी आप एक तरीके से चद्दर जो निर्माण करते हैं, जो प्लास्टिक सीमेंट वाले, प्लास्टिक नहीं सीमेंट वाले मुख्य रूप से, उसमें इसका उपयोग होता है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसके? जिले की, तो कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत आते हैं? तो जिले पूर्णतः और आंशिक रूप से 18 आते हैं।
पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अगर देखा जाए तो मालवा के पठार में 18 जिले आते हैं। कौन कौन से 18 जिले चर्चा कर लेते हैं उसके बाद। उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, आगर। जो मध्य भारत का पठार पड़ा था ना, उसमें एक जिला पड़ा था हमने नीमच। नीमच जो है वो उज्जैन संभाग में आता है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो मालवा का पठार है उसमें उसका नामो निशान नहीं है। क्यों? क्योंकि जो नीमच है वो किस में आ रहा है, वो मध्य भारत पठार के अंतर्गत आ रहा है। तो क्वेश्चन को बस इस तरह से याद रखना है हमें कि ये जो आपका जिला पड़ता है कौन सा, उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ये कहाँ कहाँ है, ये देख लो आप लोग। ये जो जिला है आपका, ये आपका मंदसौर है, उसके साथ में ये आपका रतलाम हो गया है, रतलाम के साथ में ये आपका क्या हो गया है, उज्जैन वाला क्षेत्र हो गया है। उज्जैन के पास में ये क्या हो गया आपका, देवास हो गया है। ये आपका क्या हो गया है, शाजापुर वाला क्षेत्र लग गया है, शाजापुर। यहीं इस पे क्या मिल जाएगा आपको, यहीं क्षेत्र में ये आपका आगर वाला क्षेत्र है, शाजापुर, आगर। बचा कौन सा है अब, कौन सा बचा, सारे तो आ गए। उज्जैन आ गया, देवास हो गया है, रतलाम आ गया है, मंदसौर हो गया है, शाजापुर और आगर, ये सभी आ गए। अब हम बात कर रहे हैं किसके, दूसरे। अब ये 5 जिले हो गए ना, 5 नहीं 6 हो गए। तो भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, सीहोर। भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, सीहोर। तो एक तरीके देखा जाए तो ये आपका यहीं पे राजगढ़ वगैरह मिलेगा आपको, राजगढ़ जिला। उसके साथ में ये यहाँ पर थोड़ा पास में जाएंगे तो आपको कौन सा मिलेगा, विदिशा। विदिशा के साथ में ये यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, रायसेन वाला क्षेत्र है। यहीं से आपका क्या मिलेगा, रायसेन थोड़ा सा इधर रखना है ना, यहाँ पे सीहोर भी आ जाएगा। पहले एक सीहोर मिलेगा आपको यहाँ पर, पहले यहीं पे आपको मिलेगा रायसेन। रायसेन के साथ में यहाँ पे क्या है, भोपाल। ये जो जिले हैं कौन कौन से, पूरा भोपाल संभाग, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर और राजगढ़। अब बात करते हैं किसकी, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर की। तो इंदौर और जो है वो देवास और आपको किससे सीमा बनाता है, देवास और उज्जैन से। तो ये आपका इंदौर हो गया है। इंदौर के पास में यहीं पे क्या होगा आपका, धार वगैरह होगा। धार के पास में ही क्या होगा, झाबुआ होगा। और झाबुआ से लगा हुआ ही कौन है आपका, अलीराजपुर। तो ये अलीराजपुर आई है, तो ये अलीराजपुर हो गया। ये प्रमुख जिले हैं आपका, ये अलीराजपुर। ये हो गए कितने, 6 और 5 11, 11 से 12, 13, 14 और 15। अब बचे हुए कौन से हैं, गुना। तो ये एक और जिला कौन सा आ गया, गुना। तो ये आपका यहीं पे जो क्षेत्र पड़ता है आपका, ये गुना है। गुना से बिल्कुल साइड में ही क्या आपका, ये आपका अशोकनगर मिल जाएगा आपको, अशोकनगर, गुना। और ये विदिशा के पास में क्या मिलेगा आपको, सागर का कुछ क्षेत्र। सागर का कुछ क्षेत्र इसमें आएगा, कुछ मध्य भारत में जाएगा, कुछ किस में जाएगा आपके, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में मुख्य रूप से जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने जब मध्य भारत पठार पढ़ा तो उसमें सागर के बारे में देखा नहीं, ठीक है। लेकिन ये सागर है ना, थोड़ा बहुत अंश जाता है उसका, इसलिए मैंने वहाँ पे उसको करवाया नहीं। यहाँ तक चीज़ें हो रही है क्लियर आपकी। मालवा पठार है, मालवा पठार के अंतर्गत बात की जाए तो खनिज नगण्य रहेंगे और उसके साथ में ही जो है औद्योगिक प्रधानता रहेगी। अगर बात करते हैं जिले की तो पूर्ण और आंशिक रूप से 18 जिले आते हैं। 18 जिले के अंतर्गत अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो पहले आपका कौन सा आता है, विदिशा जो है वो आपका भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है, वो हमने देखा। लेकिन शुरुआत कहाँ से की, उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगर, मंदसौर। उसके साथ में ही आपका भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़ और सीहोर। फिर हमने किसके बारे में देखा, फिर हमने बात की है आपके इंदौर की, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, गुना, उसके साथ में आपका अशोकनगर और सागर। ये हो गए हमारे कितने, 18। अब हम और कुछ क्षेत्र है आपका, लेकिन एक और पॉइंट रह गया यहाँ पर। सबसे गर्म स्थल कौन सा, मालवा पठार का, गंज बासुदा। गंज बासुदा कहाँ पर है, विदिशा में। तो ये आपका मालवा पठार का सबसे गर्म स्थल कौन सा है, गंज बासुदा है। और गंज बासुदा को जो है वो आपके कहाँ आता है, तो ये आपके विदिशा में आता है। तो गंज बासुदा विदिशा है। प्राकृतिक बनावट के आधार पर आप देख लीजिए, आपकी प्राकृतिक बनावट के आधार पर जो संपूर्ण मालवा पठार क्षेत्र है उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। अब प्राकृतिक रूप से मालवा पठार को अलग स्पेशल आपने 4 भागों में विभाजित कर दिया। कौन से 4 भागों में विभाजित किया वो भी देख लीजिए। अब ये उत्तर पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार याद रखने से पहले ये वाली जो दिशा ये किधर है, उत्तर, ये दक्षिण, ये आपका कौन सा, पूर्व, और ये कौन सा है आपका, पश्चिम। ये आपने देखा यहाँ पर। तो यहाँ पे ये देखिए कि उत्तर पूर्व पठार, उत्तर पूर्व कहाँ रहा है, ये वाला जो क्षेत्र आ रहा है आपका, ये है ना, इन दोनों के बीच की जो दिशा है आपकी एक तरीके से, ये वाली जो दिशा है। तो उत्तर पूर्व पठार को क्या बोला, दशाण। दशाण किसका प्राचीन नाम माना गया है, विदिशा। तो ये दशाण वाला है। तो ये उत्तर पूर्व वाला जो क्षेत्र पड़ रहा है ना आपका, ये इसके अंतर्गत आ रहा है आपका दशाण। तो ये दशाण हुआ यहाँ पे। उसके साथ में क्या आपका
विदिशा तो यही सही आपका, विदिशा हो गया, भेलसा हो गया है, तो कौन कौन सा रहा ये देख लीजिए बस आप। विदिशा, भेलसा, बेसनगर, उदयगिरी, उदयपुर और ग्यारसपुर, ये हमने देखे हैं, पढ़े भी हमने कि कौन कौन से ऐतिहासिक स्थल या फिर प्राचीन काल के स्थल है जो आपके विदिशा में। तो विदिशा में आपको क्या मिलेगा, विदिशा में आपको मिलेगा बेसनगर, भेलसा मिलेगा, उसके साथ में ही आपको उदयपुर मिलेगा, उदयगिरी मिलेगा, विदिशा खुद मिलेगा, और एक क्या मिलेगा आपका ग्यारसपुर। केंद्रीय पठार की अगर मैं बात करता हूँ बिल्कुल केंद्र में, सेंटर में, तो सेंटर में क्या मिलेगा, उज्जैन, धार, मांडू और रतलाम। केंद्रीय पठार ये वाला जो क्षेत्र है, उज्जैन, धार, और उसके साथ में क्या, ये मांडू और रतलाम। मांडू और रतलाम, ये आपका धार में मांडू आ गया, और मांडू के साथ में आप रतलाम देख रहे हैं। अब आप कह रहे होंगे कि सर ये केंद्रीय पठार कैसे हो सकता है, ये तो आप किधर चले गए, ये पश्चिम की ओर चले गए। ये जितना मालवा का पठार आपके मध्य प्रदेश में आता है ना, इतना के इतना किधर जाता है, ये आपका राजस्थान में भी जाता है। कहाँ जाता है, राजस्थान में। तो ये राजस्थान वाला जो क्षेत्र है वो भी मालवा पठार के अंतर्गत आता था। जैसे हमने देखा था कि मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत हमने मध्य भारत का पठार पढ़ा था, तो मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के उत्तर में था, लेकिन उसके साथ में ही क्या था, ये वाला जो क्षेत्र था राजस्थान का, वो भी किस में आ रहा था, मध्य भारत पठार में आ रहा था। तो ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ना आप लोग, केंद्रीय पठार, ये केंद्रीय पठार में उज्जैन, धार, मांडू, रतलाम आ रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के, मध्य भारत के आपके मालवा पठार के अंतर्गत आता है, लेकिन मालवा का पठार मध्य प्रदेश के साथ कहाँ पर फैला हुआ है, वो आपके राजस्थान तक गया हुआ, इसलिए हमने यहाँ पर इसको केंद्रीय पठार के रूप में माना है। पश्चिम पठार का क्षेत्र कौन सा है, दसपुर, धमनार, मंदसौर। दसपुर तो नाम ही मालूम है आपको, ये केंद्रीय वाला भाग हो गया था, और ये कौन सा है, पश्चिम वाला क्षेत्र है। क्योंकि ये डायरेक्शन आप देख रहे हैं ना, ये इस नक्शे के अकॉर्डिंग नहीं है, ये आपका राजस्थान और आपका मध्य प्रदेश दोनों के मालवा के पठार को मिलाकर बनाया हुआ है। तो आपका दसपुर, धमनार और मंदसौर। नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी का यही तो है आपका, ये वाला जो क्षेत्र बह रहा है आपका, यहाँ से जल बह रहा है, किस नदी का जा रहा है, ये जा रहा है आपकी नर्मदा नदी का। महेश्वर, ऊन, नेमावर, बाग। महेश्वर, ऊन, नेमावर, बाग, तो ये जो क्षेत्र है ये आते तो वैसे नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत है, लेकिन इनकी कुछ सीमा है वो मालवा पठार से स्पर्श होती है, इसके कारण यहाँ पर क्या जाएगा आपका महेश्वर, ऊन। ऊन के बारे में तो स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है, क्या है पर्यटन स्थल हमने जो पढ़े तो उसमें बताया है कि ऊन का क्या ऐतिहासिक महत्व है, क्या यहाँ पर दर्शनीय स्थल है, तो वो इसके बारे में देखा हमने। महेश्वर हम पढ़ चुके हैं पहले, इसमें भी पर्यटन स्थल के अंतर्गत। नेमावर के बारे में, नाभि स्थल के बारे में पूर्ण जानकारी देती, सबसे बड़ा घाट महेश्वर के बारे में हमने पढ़ लिया है। बाग है, बाग के प्रिंट वगैरह जो है आपका शिल्पकला जो हमने पढ़ा था, एक टॉपिक आपका कौन सा, मध्य प्रदेश में कला में स्थापत्य कला, उसमें बाग के बारे में मैंने प्रिंटिंग के बारे में बताया है आपको। लेकिन ऊन जो है, ऊन की जो तुलना है वो किससे की जाती है, खजुराहो से। तो निमाड़िया मालवा का खजुराहो किसे कहा जाता है, तो निमाड़िया फिर मालवा का खजुराहो कहा जाता है किसको, ये ऊन को कहा जाएगा। ऊन को क्यों कहा जाएगा ये आप देखेंगे मेरा वीडियो जो अपने किसमें पर्यटन जो स्थल है उसकी लिस्ट में दिया है, वहाँ से आपको मालूम पड़ जाएगा कि पर्यटन स्थल जो है आपका ऊन, इसको खजुराहो की संज्ञा क्यों दी गई है। तो यहाँ तक हमारा कौन सा पठार हुआ, मालवा का पठार। मालवा का पठार खनिज नगण्य रहेगा, इसके साथ में ही क्या होगा पूर्ण, क्योंकि इसका कारण औद्योगिक क्षेत्र की अधिक यहाँ पर मात्रा में उद्योगों का ज़्यादा मात्रा में वो विकास होना है, इसके कारण झाबुआ है, वहाँ पर रॉक फॉस्फेट और एस्बेस्टस का क्या होगा, उत्पादन होगा। पूर्णवांशिक रूप से 18 जिले आ जाएंगे, नीमच को छोड़ के पूरा उज्जैन संभाग, उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगर और मंदसौर। भोपाल की बात करें, भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़ और सीहोर, पांचों के पांचों जिले आ जाएंगे संभाग के। उसके साथ में इंदौर, धार, झाबुआ और अलीराजपुर। गुना है, गुना के साथ में आपका अशोकनगर और सागर का भाग, ये हुआ यहाँ तक। अब सबसे गर्म स्थल मध्य प्रदेश के अंतर्गत गंजबासुदा को माना गया है, और मालवा पठार के अंतर्गत इसको बताया गया है कि मालवा पठार का सबसे गर्म स्थल कौन सा, गंजबासुदा विदिशा में। अब बात हम किसकी कर रहे हैं, प्राकृतिक सीमा के आधार पर अगर देखा जाए तो 4 भागों में बांटा गया है। उत्तर पूर्व की ओर देखा जाए तो आपका विदिशा वाला क्षेत्र, विदिशा में आपका क्या देखेंगे, दशाण, विदिशा, दशाण, ठीक है, वो आपका बेसनगर, और उसके साथ में विदिशा, भेलसा, बेसनगर, उदयगिरी, उदयपुर और ग्यारसपुर। केंद्रीय पठार की बात करेंगे तो मैंने पहले ही बताया राजस्थान को मिलाकर जो केंद्रीय पठार है उसको बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उज्जैन, धार, रतलाम और मांडू वाला जो क्षेत्र है आपका पश्चिम क्षेत्र के अंतर्गत आता है आपका कौन, वही आपका दसपुर, मंदसौर और उसके साथ में धमनार। नर्मदा घाटी के अंतर्गत महेश्वर है, ऊन है, नेमावर है और उसके बाद बाग है। उनकी जो तुलना है वो किससे करते हैं, तो उनकी तुलना हम कर रहे हैं किससे, खजुराहो के मंदिर से। तो वीडियो हमारा समाप्त हुआ। मालवा का पठार ज़्यादा मात्रा में इसमें जानकारियाँ थी, इसलिए थोड़ा बड़ा वीडियो बना है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पठार के साथ में।